जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो बहुत से बच्चों की कमेंट सेक्शन में डिमांड थी कि सर ये जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, इसको कैसे हमें टैकल करना है। देखो ये बहुत वास्ट टॉपिक है क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल की ही सारी डेट्स याद करना मुश्किल है, तो पूरी हिस्ट्री की कैसे याद करें। बट फ्रीडम स्ट्रगल्स की इंपॉर्टेंट है डेट्स आपके एग्जाम के लिए, और जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आज की इस लेक्चर में आपको कवर करवाऊंगा। आपको पेशेंस रखना है, ये लेक्चर लेंदी भी हो सकता है। बच्चे डिमांड करते हैं सर आप सिर्फ 20 मिनट्स की क्लास लेते हो, आज ये क्लास लेंदी जाएगी। बट मैं आपको पूरा एक ना मूवी की तरह बताऊंगा, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कैसे ब्रिटिशर्स आए और कैसे हमने अपनी आजादी उनसे छीनी है। ठीक है, ये पूरी कहानी हम देखेंगे, बट डेट साथ में याद करते करते बिल्कुल भी बोर में आपको नहीं होने दूंगा, कहानी की तरह सुनाऊंगा। बट एक मेरी आपसे डिमांड है कि आप एक पेन नोटबुक जरूर लेके बैठना, क्योंकि एडिशनली मैं बहुत कुछ बताऊंगा जो आपको बाद में यहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि पीडीएफ में हर चीज इंक्लूड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ से बनाता रहूंगा तो लेक्चर नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसमें जाने से पहले एक क्वेश्चन है जो हिस्ट्री का एग्जाम्स में बहुत बार पूछता है, मेडिवल हिस्ट्री का। वो क्वेश्चन है बैटल्स ऑफ पानीपत। देखो पानीपत में 3 बार लड़ाई हुई है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में पानीपत इज अ प्लेस इन हरियाणा, वहां पर 3 बार लड़ाई हुई है और उसके लिए हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने याद रखना कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, सेकंड बैटल कब हुई और थर्ड बैटल कब हुई और किस किस के बीच में हुई, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं आता। देखो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री तो सारा ही कवर करना था, बट मैं वो सब स्किप करके सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल पे फोकस कर रहा हूं, बट ये मैं छोड़ नहीं सकता, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बेसिकली हुई थी 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1556 में। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, और थर्ड बैटल जो हुई थी पानीपत की वो हुई थी 1761 में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बैटल किस किस के बीच में हुई। तो पहली बैटल जो पानीपत की हुई थी वो हुई थी बाबर की इब्राहिम लोदी के साथ। तो उसके बाद ही बाबर और इब्राहिम लोदी को हराया था, तो लोदी डायनेस्टी यहां से खत्म हो गई थी और मुगल्स इस्टेब्लिश हुए थे इंडिया में। कब हुए थे? बाय फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर जीता था, बाबर इज अ मुगल। उसके बाद मुगल जो है इस्टेब्लिश हुए थे इंडिया में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत रिलेट्स टू बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इसमें बाबर जीते थे और कब हुई थी? 1526 को, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1556 में। ये अकबर की हुई थी। अकबर की किसके साथ हुई थी? हिमू के साथ। हिमू एक इंडियन रूलर थे, उनके साथ इनकी लड़ाई हुई थी, इसमें अकबर जीते थे। इसमें क्या हुआ था कि मतलब मुगल रूल जो है वो कॉन्टिन्यूसली चला बिकॉज ऑफ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कब हुई थी? 1556 में। उसके बाद आपने सुना होगा कि अहमद शाह अब्दाली आया था इंडिया में। अहमद शाह अब्दाली की मराठास के साथ लड़ाई हुई थी। किसके साथ हुई थी? मराठास के साथ। तो ये याद रखना वो कब हुई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में मराठा की और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा मराठा रूलर लड़ा था अहमद शाह अब्दाली के साथ इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। वो हार गया था, बट आपको पता होना चाहिए कि 1761 की जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसमें कौन थे, मराठा कौन थे और अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट जो लड़े थे। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहां तक आपको समझ आ गया। ये थोड़ा मिडिवल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने देखनी थी। ठीक है, अब हम करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है 1857 का रिवॉल्ट। भाई रिवॉल्ट से पहले ये तो पता होना चाहिए ना रिवॉल्ट हुआ किसके साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री कि कैसे ब्रिटिशर्स आए इंडिया में। देखो सबसे पहले जो यूरोपियन इंडिया में आया था मॉडर्न हिस्ट्री में अगर बात करें, वो आए थे 1498 में। 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा। जो भी डेट में लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1498 मई में वास्को डी गामा एक पुर्तगाल से था, पुर्तगीज था, वो इंडिया में पहुंचा। तो पहला यूरोपियन मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया पहुंचने वाला कौन था? वास्को डी गामा। मैं बोल रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, ऐसे तो पहले अलेक्जेंडर भी तो आया है। तो बट वास्को डी गामा पहला यूरोपियन जो था, पुर्तगाल का था, मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंडिया में पहुंचा था। इसको गुजराती पायलट अब्दुल माजिद ने लाया था। ठीक है, और कहां पर पहुंचा था? कैलिकट में पहुंचा था। ठीक है, ये कहानी की तरह समझो, डेट देख लो कि 1498 में पहले पुर्तगीज इंडिया में आए थे, पहले ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। ठीक है, पहला ब्रिटिशर जो इंडिया में आए थे वो 1608 में आए थे। आपने सुना होगा विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आए थे ना, सूरत में आए थे, सबसे पहले सूरत में पहुंचे थे, हेक्टर शिप पे आए थे। ये कहानी आपने सुनी होगी। तो कौन आए? फिर आए विलियम हॉकिंस। तो अगर पूछे कोई कैप्टन विलियम हॉकिंस आए, अगर पूछे कोई ब्रिटिशर से कौन इंडिया में आया, तो 1608 में कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, अब जब कैप्टन विलियम हॉकिंस इंडिया में आए, इसके बाद इनकी आपस में वहां पर इंडिया में फ्रेंच भी आए थे, इंडिया में पुर्तगीज भी थे, डच भी थे, इनकी आपस में लड़ाई होती रही। ठीक है, ब्रिटिशर्स की फ्रेंच के साथ, ब्रिटिशर्स की पुर्तगीज के साथ, ब्रिटिशर्स की डच के साथ। बट बाद में ब्रिटिशर्स जो है वेल इस्टेब्लिश हो गए इंडिया में, इन्होंने सबको हरा दिया, इन सबको हराना शुरू कर दिया। बट पहली बार अगर पूछे ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर के साथ कब लड़ाई करी थी, तो 1757 में। 1757 में पहली बार ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? सिराजुद्दौला गवर्नर थे
बंगाल रीजन के, उनके साथ लड़ाई की थी। ठीक है, इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया हुआ है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, तो डेट आप याद रखोगे, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और जो गवर्नर थे और बंगाल के तब कौन थे, सिराजुद्दौला, उनके बीच में लड़ाई हुई थी और ब्रिटिशर्स जीत गए थे। ये पहली लड़ाई मानी जाती है ब्रिटिशर्स और किसी इंडियन रूलर या गवर्नर के बीच में हुई थी। ठीक है, दिस इज क्लियर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ बक्सर। इसके लिए भी एग्जाम में पूछता है। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। कौन सी बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बैटल में मुगल रूलर जो था, मतलब मुगल्स के बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल आते रहे दिल्ली सल्तनत, ये वो चलता रहा बेसिकली टाइम। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली का एम्परर था उस टाइम का माना जाता था, शाह आलम सेकंड, वो हार गया था बेसिकली बैटल ऑफ बक्सर में। इसलिए इंपॉर्टेंट। तो बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ जैसे मीर कासिम थे, शाह आलम सेकंड थे, नवाब थे अवध के, और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर की तरफ से हेक्टर मोरमूर जो है लड़ा था और उसने हरा दिया था इनको। तो आपने ये याद रखना है कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की डेट। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, पहली बार ब्रिटिशर्स ने किसी इंडियन गवर्नर के साथ लड़ाई करी थी बैटल ऑफ प्लासी में, और हरा दिया था उसको। कौन था वो, सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने राजा को ही इंडिया के हरा दिया था। कौन था उस टाइम, शाह आलम सेकंड। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी थी जो आपको समझनी थी बेसिकली, कैसे वो आए इंडिया में और कैसे बेसिकली ब्रिटिशर्स, देखो ब्रिटिशर्स सबसे पहले कोई कौन आया था, पुर्तगीज आए थे। यहाँ वापिस सुनो, पहले पुर्तगीज आए थे। सबसे पहला पुर्तगीज से कौन आया था, वास्को डी गामा। 1498 मई में कैलिकट में पहुंचा था ये। ठीक है, उसके बाद 1608 में जाके कोई ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। ठीक है, सूरत में आया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बाकी सबको तो खदेड़ दिया। फिर ब्रिटिशर्स की वॉर, पहली बार अगर किसी इंडियन के साथ लड़ाई होती है तो वो बैटल ऑफ प्लासी में होती है सिराजुद्दौला के साथ। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने जो इंडिया का तब एम्परर था शाह आलम सेकंड, उसको भी हरा दिया। इसके बाद ये वेल इस्टेब्लिश हो चुके थे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी जो फैलाना फुलाने का काम शुरू कर दिया। इन्होंने जैसे झांसी को छीन लिया रानी लक्ष्मीबाई से। उसके बाद जो दिल्ली का रूलर था उसको जीरो कर दिया, बिल्कुल कोई पावरे पुवरे नहीं रही उनके पास। उसके बाद और भी लखनऊ में भी ब्रिटिश का आदि बड़े मतलब ऐसे पंगे इन्होंने करने स्टार्ट कर दिए ब्रिटिशर ने। ठीक है, उसके बाद जब जब भी किसी चीज का आतंक फैलेगा तो उसके बाद लोग तो रिवॉल्ट करेंगे। तो पहला रिवॉल्ट जो होता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मेजर लेवल में, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, वो कब हुआ, 1857 में। कब हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको बोला जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, कब हुआ, 1857 में। ये स्टार्ट हुआ था 10 मई। ठीक है, 10 मई 1857 में ये मेरठ से स्टार्ट हुआ। बेसिकली क्या हुआ, आर्मी वालों के साथ गलत किया जा रहा था। उनको जो कार्टिलेज दिया जाता था, ग्रीस कार्टिलेज, उसमें पिग से या कौ से वो बना होता था, और वो हिंदूज और मुस्लिम दोनों में बेसिकली वो रिलीजियस काइंड ऑफ चीज है। तो इसीलिए बेसिकली वहां से ये रिवॉल्ट इनके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे फैलता फैलता आपको पता है कि सारे इंक्लूड हो गए। जैसे बहादुर शाह तब मुगल रूलर था, उसको बेसिकली लेटर मुगल्स में से चुना गया एज लीडर। और सेकंड, वो तो इतने वीक थे बट उसके साथ जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, तांतिया टोपे, नाना साहिब, ठीक है, बाबू कुनवार सिंह। रानी लक्ष्मीबाई को तो आपको पता है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बेसिकली वो इसी रिवॉल्ट में, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। ठीक है, तो एक आपने डेट यहाँ पर याद रखनी है, 10 मई 1857 में रिवॉल्ट हुआ था। देखो आज मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ ना, हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, और अगर आपको कहानी नहीं सुनोगे ना तो ये आपको नहीं याद रहेगी। तो कहानी की तरह सुनो, एक क्रोनोलॉजी बन तो रही है ना यार। 1498 में पोर्टुगीज आए थे, पहला आया था वास्को डी गामा। 1608 में ब्रिटिशर्स आए, कैप्टन विलियम हॉकिंस। 1757 में ब्रिटिशर्स ने पहली बार किसी इंडियन के साथ लड़ाई करी, सिराजुद्दौला के साथ। बैटल का नाम है बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम सेकंड को हराया। उसके बाद जाके 1857 में जो पहली रिवॉल्ट बेसिकली लोगों ने रिवॉल्ट करी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वो हुई 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई, और बाद में ब्रिटिशर ने इसको दबा दिया। ठीक है, दिस इज क्लियर। यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मैंने कुछ चीजें ऐड नहीं करी हैं बट वो इंपॉर्टेंट है। देखो, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, हिस्ट्रीज में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आई थी, बहुत सारी मूवमेंट चली इंडिया में। 1857 रिवॉल्ट के पहले भी चली और बाद में भी चली, बट कुछ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैं पढ़ाऊंगा ना, आपको लगेगा वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। देखो, सबसे पहली बात, राजा राम मोहन रॉय का तो नाम सबने सुना होगा ना। तो राजा राम मोहन रॉय ने दो चीजों की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे, एक तो उन्होंने बनाई थी आत्मीय सभा, इंपॉर्टेंट है बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा बनाई कब, 1814 में। ये डेट आपने याद रखनी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज बनाया था। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने करी थी 1828 में। ये डेट याद कर लेना। ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय ने बनाया, कब बनाया, 1828 में। पहले इन्होंने आत्मीय सभा बनाई 1814 में, फिर 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी। ठीक है, इसी तरह आत्माराम पंडुरंग ने
मुंबई वाले एरिया में, बॉम्बे वाले एरिया में 1867 में एक समाज बनाया था, ठीक है। जैसे ये है ना ब्रह्मो समाज, इसी तरह इन्होंने बनाया था प्रार्थना समाज। क्या बनाया था? प्रार्थना समाज। आत्माराम पंडुरंग ने 1867 बनाया था। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो आप सबने सुना है। उन्होंने रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था। रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था? 1897 में। ये डेट भी याद करो, 1897 में इन्होंने रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था। भल्लूर, जो कलकत्ता के पास वाली जगह भल्लूर, वहां पर इन्होंने मठ बनाया था और वहां पर रामाकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। आप सबने उनका नाम सुना ही। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट याद कर लो, बस इतना ही करवाऊंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। क्या बनाया था? आर्य समाज। कहां पर बनाया था? बॉम्बे में बनाया था। और डेट क्या है? 1875। ये डेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 ही बताएं, इतना ज्यादा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में नहीं बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा बनाई, जो बाद में 1828 में बाद में ब्रह्मो समाज बन गया। 1867 में आत्माराम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था, ठीक है। रामाकृष्ण जी की याद में, रामाकृष्ण मिशन उनके गुरु थे, उनकी याद में रामाकृष्ण मिशन जो है स्टार्ट किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज बॉम्बे में 1875 में स्टैब्लिश किया था, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने टाइम से आप पढ़ाए जा रहे हो और आपकी जो पीडीएफ है वहां से कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद में पीडीएफ से बाहर नहीं जाऊंगा, इसके बाद पीडीएफ में क्रोनोलॉजिकली मैंने डाला हुआ है। अब इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमने देख लिया। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ये सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट आती है, ठीक है। लोगों में रिफॉर्म किए जाते हैं ताकि लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाता है। ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बीच में लॉर्ड लिटन एक ले आते हैं वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, और ये कब आया था? 1878 में। डेट इंपॉर्टेंट है। वर्नैकुलर होता है लोकल, मतलब लोकल। तो जो लोकल प्रेस थी ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बंगाली बंगाल में चल रही थी, मराठी मराठा में चल रही थी, मतलब महाराष्ट्र में चल रही थी, तो ऐसे जो अपने लोकल लैंग्वेजेस में लिखते थे ना, इनको कसने के लिए, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिखते थे, क्योंकि उस टाइम तो एक यही न्यूज़पेपर ही साधन था। आज तो सोशल मीडिया में बहुत कुछ है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया लिटन ने, बाद में रिपन ने इसको रिमूव कर दिया था। तो कब आया था? 1878 में। बेसिकली प्रेस को दबाने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस को दबाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1885, देखो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेसिकली इसको बनाने में तो सबका इंपॉर्टेंट रोल है। जो इसकी फाइनल शेप दी थी ना, वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश जज थे। क्या नाम था उनका? एओ ह्यूम। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया। कब बनाया? 1885 में बनाया, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। और कहां पर हुआ था? बॉम्बे में। बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज एक था, वहां पर पहला सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है, उसको प्रिसाइड किसने किया था? डब्ल्यूसी बैनर्जी ने किया था। 72 डेलीगेट्स जिन्होंने इनको ज्वाइन किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमने देख लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स का रोल है, बट लास्ट जो फाइनल शेप है एओ ह्यूम ने दिया था। एओ ह्यूम ने इसको फाइनल शेप किया, एक रिटायर्ड ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने दिया इसको फाइनल शेप दिया। और कब दिया? 1885 में। ये डेट आपने याद रखनी, ठीक है। एक तरह से हम पूरी फ्रीडम स्ट्रगल को रिवाइज करें, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पीछे एग्जाम से पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, देखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये एक लंदन में बनी थी। कहां पर बनी थी? लंदन में बनी थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई थी? दादा भाई नौरोजी ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो लिख लेना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई है? दादा भाई नौरोजी ने। कब बनाई थी? ये डेट आपको याद रखनी है, 1866। कहां पर बनाई थी? लंदन में बनाई थी। कहां पर बनाई थी? लंदन में बनाई थी। तो यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। सर हमने क्या देखा? हमने देखा सर 1857 का रिवॉल्ट होता है। 1800, ध्यान सुनो सर, हमने देखा सर 1857 का रिवॉल्ट होता है। 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या होता है? एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में, जिसमें क्या होता है? वर्नाकुलर प्रेस को दबाया जाता है। फिर बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन को हमने पढ़ा। उसकी फॉर्मेशन में एओ ह्यूम का इंपॉर्टेंट रोल है। उसका पहला सेशन जो हुआ था, उसको प्रिसाइड किया था डब्ल्यूसी बैनर्जी ने। और कहां पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था 1885 में, ठीक है। और मैंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी पढ़ा दिया आपको, 1866 लंदन। 1897 में रामाकृष्ण जी ने मिशन की स्थापना करी थी, स्वामी विवेकानंद ने। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके साथ हमने आर्य समाज 1875 पढ़ लिया, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज 1828 पढ़ लिया। देखो ये बार बार डेट्स इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए, आपको पेपर में ना मेरी बातें याद आनी चाहिए वहां पर, ठीक है। ये तो नहीं याद आएगा जो देख रहे हो पीडीएफ, वही याद आएगा दिमाग में, ठीक है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अब ब्रिटिशर्स की ना सबसे स्टार्टिंग से पॉलिसी रही है,
ये जो हिंदू मुस्लिम का विवाद चल रहा है ना, इन्होंने स्टार्ट ही इन्होंने करा है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बंगाल को पार्टीशन कर दिया, बंगाल में हिंदू मेजोरिटी को अलग कर दिया और मुस्लिम मेजोरिटी को अलग कर दिया, मतलब एक बांग्लादेश काइंड ऑफ कर दिया उस तरफ ईस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल इधर कर दिया, मतलब जहां पर इनको दे दिया बंगालीज को हिंदू बंगाल। तो मतलब इन्होंने बेसिकली बीज ये बोया था, ठीक है। तो इनको नहीं छोड़ना है हमने, आज इनको बिल्कुल भगाएंगे यहाँ से। तो बेसिकली होता क्या है, एक 1905 में क्या होता है, बेसिकली ध्यान सुनो, 1905 में बंगाल की पार्टीशन करने की बात होती है। कब, जुलाई 1905 में क्या होता है, बंगाल की पार्टीशन को अनाउंस करता है लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन बेसिकली बोलता है कि हम बंगाल को दो पार्ट में तोड़ देंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ठीक है। ईस्ट बंगाल के साथ असम वगैरह वाला एरिया आ जाएगा, और वेस्ट बंगाल वाला जो जो बंगाली हिंदूज वाला एरिया, तो वो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। बेसिकली डिवाइड कर रहे थे ताकि वो वहां पे, क्योंकि बंगाल वाज द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसलिए उसको तोड़ रहे थे, ठीक है। तो ये बेसिकली जुलाई 1905 में अनाउंस कर देता है पार्टीशन। और बेसिकली जब ये अनाउंस होती है जुलाई में पार्टीशन, तो 7 अगस्त, ये डेट लिख लो, यहां पर नहीं लिखी हुई है, 7 अगस्त 1905 में एक बाइकॉट रेजोल्यूशन पास किया जाता है इस पार्टीशन के अगेंस्ट। बाइकॉट रेजोल्यूशन कांग्रेस पास करती है, वो बोलती है इंडियन नेशनल कांग्रेस कि हम बाइकॉट करते हैं, हम मतलब इनको बेसिकली पार्टीशन को बाइकआउट करते हैं, पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके लिए हम ब्रिटिशर्स की दी हुई चीजें नहीं लेंगे, उनके अगर वो सपोज को कुछ यहाँ पर बेचे तो उन चीजों को बाइकआउट करेंगे, ब्रिटिशर्स की सर्विसेज को बाइकआउट करेंगे। तो ये कब होता है, 7 अगस्त 1905 में बाइकआउट रेजोल्यूशन पास होता है अगेंस्ट द पार्टीशन, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है, 16 अक्टूबर 1905 में ब्रिटिशर थोड़े रुकने वाले थे, तो बंगाल को पार्टीशन कर देते हैं, बंगाल को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब बंगाल को वो तोड़ते हैं ना, उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी इतनी थी ना कि बेसिकली राखी, मतलब हिंदू मुस्लिम्स को राखी बांध रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को राखी बांध रहे हैं। उस टाइम वंदे मातरम बहुत बोला गया था, कि अमार सुनाल बंगला बोला गया था, जो बाद में जाकर वहां का बंगाल का बन गया ना, वेस्ट बंगाल का अभी जो नेशनल एंथम है, तो वो बना बेसिकली। तो कहने की बात ये है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को अनाउंस कर दिया। बट आपको पता है, एक डेट यहां पर लिख लेना, इस बंगाल की पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया था बाद में, कब, 1911 में, जब ये नहीं ना हुआ, मतलब फॉलो नहीं हुआ और बहुत प्रॉब्लम हुई इसमें, तो 1911 में आगे जाके इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया था, बंगाल को पार्टीशन नहीं किया गया। तो ये डेट भी याद कर देना, ऐसे आएगा एग्जाम में, एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन, तो ये वर्ड भी सीख लो, एन्यूलमेंट पार्टीशन की कब हुई थी, 1911 में हुई थी, ठीक है। सर हमें समझ नहीं आ रहा है, देखो यार कुछ नहीं हुआ, इतना ही बताया कि जब कांग्रेस बनी उसके बाद 1905 में जुलाई में लॉर्ड कर्जन जो है बोलता है कि मैं बंगाल को तोड़ दूंगा दो टुकड़ों में, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले थे वो एक बाइकआउट रेजोल्यूशन पास करते हैं 7 अगस्त 1905 में, बट नहीं सुनते ब्रिटिशर, वो क्या करते हैं, बंगाल को पार्टीशन कर देते हैं 16 अक्टूबर 1905 में। उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट वगैरह होता है, गाने भजन ये सब बोले जाते हैं, और उसके बाद 1911 में वापिस से इस पार्टीशन को कैंसिल किया जाता है और एज इट इज स्टेटस को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ो, 1905 की कहानी खत्म हो गई, 1911 में इसकी हमने पार्टीशन की एन्यूलमेंट भी कर दी, ठीक है, हमने उनको बता दिया कि हम इकट्ठे हैं। फिर क्या होता है, 31 दिसंबर 1906 में, 31 दिसंबर 1906 में एक मुस्लिम लीग बनती है। क्या बनती है, मुस्लिम लीग, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले बनी थी, इसी तरह एक मुस्लिम लीग बनती है। कहां पर बनती है, ढाका में। क्या, कहां पर बनती है, ढाका में। इसको कौन बनाते हैं, नवाब सलीमुल्लाह ढाका के, और उसके साथ मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मिल्क मिलकर, मेन इंपॉर्टेंट नेम है नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह ढाका के, वो बनाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कब बनाते हैं, 31 दिसंबर 1906 में बनाते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, 1907 में क्या होता है, सूरत स्प्लिट। ये इंपॉर्टेंट याद करें, सूरत इज अ प्लेस जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था। वहां पर क्या होता है, एक स्प्लिट, मतलब तोड़, जैसे दोस्ती टूट जाती है ना, वैसे एक टूट गया। क्या टूटा, बेसिकली देखो क्या, कांग्रेस में दो पार्ट बन गए थे। एक थे मॉडरेट, क्या थे, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है जो मतलब इतने झगड़ालू किस्म के नहीं होते। एक थे एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट होते जो बहुत फाइट करने वाले थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय। यहाँ पे मॉडरेट जैसे दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले। मॉडरेट बोलते थे ब्रिटिशर्स के साथ बातचीत करके ही आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं इनकी क्यों सुननी है, इनको भगाना है। इन दोनों के बीच में आपस में कंसेंसस नहीं बना। बेसिकली यहाँ पर हुआ पता क्या, मैं कहानी थोड़ी सी सुना देता हूँ। हुआ यहाँ पर था, मॉडरेट चाहते थे कि उनका कोई लीडर बने प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे बाल गंगाधर तिलक बने। तो ये लास्ट में चलती मॉडरेट किया और रास बिहारी घोष को बना दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1907। इससे नाराज होकर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बेसिकली छोड़ देते हैं। तो एक मतलब सूरत स्प्लिट इसलिए बोलता है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपस में अलग हो गए थे। कहां पर, सूरत में 1907 के कांग्रेस सेशन में, तो इसलिए इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट। तो एग्जाम में पूछता है सूरत स्प्लिट कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, दिस इज क्लियर। इसके साथ एक और चीज होती है 1906 में, ध्यान से सुनना, ये आपको पता होनी चाहिए, याद रखो। 1906 में क्या होता है,
आगा खान, इनका नाम याद रखो, आगा खान। आगा खान क्या करते हैं, आगा खान जो है ये चले जाते हैं किसके पास, एज अ सिमिलर डेपुटेशन, जो भी उस टाइम होता है ब्रिटिशर होते हैं, मतलब जो भी उस टाइम था, जो भी मतलब ये कौन किसका टाइम था, मिंटो का टाइम है, तो मिंटो के पास चल जाते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मिंटो के पास, लॉर्ड मिंटो के पास चल जाते हैं। आगा खान लॉर्ड मिंटो को, इसको बोलते हैं सिमिलर डेपुटेशन, शिमला डेपुटेशन, मतलब शिमला में जाके लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दो। क्या बोलते हैं, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो शिमला डेपुटेशन है वो कब गया था, 1906 में गया था। मतलब आगा खान जो है मिंटो के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट कहने का मतलब किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम खड़ा और मुस्लिम भी वोट दें और वो जीते, ऐसा मतलब बेसिकली ये तोड़ने वाली बात हो रही थी वहां पे स्टार्ट। तो 1906 में आगा खान बेसिकली शिमला डेपुटेशन लेके वहां पर जाते हैं, ठीक है, दिस इज क्लियर। उसके बाद क्या होता है, इसके बेसिस में 1909 में एक रिफॉर्म्स आते हैं जिसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। एग्जाम में आएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आए थे, 1909 में। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी बोलता है। मिंटो उस टाइम कौन था, मिंटो इंडिया का वाइसरॉय था और मॉर्ले था सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होता था इंडिया का, तो सेक्रेटरी जो ब्रिटेन में बैठता था। तो मॉर्ले, इसलिए इसका नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पड़ा। तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 में कब आया था, ये आपने याद रखना है, डेट इज 1909। यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहले तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है, मतलब कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पर सिर्फ मुस्लिम ही खड़े होंगे और मुस्लिम ही उनको वोट करेंगे, ठीक है, एक तो ये। और दूसरा, जो एक गवर्नर, जो उस टाइम गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल या वाइस रॉय होता था, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसमें पहले इंडियन को चुना गया। तो कौन से इंडियन चुने गए थे, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कौन चुने गए थे, सत्येंद्र सिन्हा, याद कर लो, सत्येंद्र सिन्हा को चुना गया था एज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। देखो यार, ये हिस्ट्री पूरी रिवाइज करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाएगा कोई इतने आराम से, पेशेंस से सुनना, ठीक है। अभी आपको बोर लग रहा होगा, मुझे पता है ये लेक्चर ऐसे ही जाना है, बट थोड़ा हिम्मत रखो, ठीक है, आगे मजा आएगा। तो हमने क्या देखा अभी तक, सूरत में जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के टूट गए, मॉडरेट अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। उसके बाद अक्टूबर में आगा खान जो एक डेपुटेशन लेके चला जाता है, ठीक है, और बोलता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए जाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट में मुस्लिम्स को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो ये डेट वही है कि कैंसिलेशन हो जाती है पार्टीशन की, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या होता है, देखो ध्यान से सुना, उसके बाद की स्टोरी में बताऊंगा। उससे पहले एक चीज याद रखना, 1914 में, ये डेट याद कर लो, 1914 में क्या हुआ था, कोमागाटा मारू इंसिडेंट। क्या होता है, कोमा गाटा मारू इंसिडेंट। ये पूछता है एग्जाम में कि कोमागाटा मारू इंसिडेंट कब हुआ था, 1914 में। अब ये इंसिडेंट की स्टोरी तो बहुत लंबी है, बट मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि एक शिप था जिसमें इंडियंस थे और वो जा रहे थे बेसिकली कनाडा में, उधर उनको वहीं से वापस भेज दिया था, ब्रिटिशर्स की थी वो भी कॉलोनी, वहां से वापस भेज दिया। तो बेसिकली यहाँ पे गदर पार्टी ने उनके अगेंस्ट बड़ा प्रोटेस्ट किया था। इस इंसिडेंट को बोलते हैं कोमागाटा मारू इंसिडेंट। इन डेप्थ नहीं जाना, बस डेट याद कर लें कब हुआ था, 1914 में, ठीक है। अब इस टाइम में ना इंडिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे थे दो बंदे, कौन, एक तो बाल गंगाधर तिलक और दूसरी एनी बसंत। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो वहां पर टूट गए थे। 1916 में क्या होता है, ध्यान से सुनो, अप्रैल 1916 में एक होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। कौन स्टार्ट करते हैं, बाल गंगाधर तिलक। देखो, बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करते हैं अप्रैल 1916 में, और सितंबर, इसी साल सितंबर 1916 में यही होम रूल मूवमेंट कौन स्टार्ट करते हैं, बेसिकली एनी बसंत भी करते हैं। तो ये दोनों मिलकर ही करते हैं, बट ये एरिया डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एरिया डिवाइड कर देते हैं। जो बेसिकली जो महाराष्ट्र वाला एरिया, बॉम्बे को छोड़ के सेंट्रल प्रोविंस जो होता था तब, वो बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक मैं वहां पर चलाऊंगा होम रूल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर, और बाकी जो ओवरऑल इंडिया बचा उसमें एनी बसंत बोलते हैं मैं चलाऊंगी, ठीक है। तो सितंबर 1916 में एनी बसंत स्टार्ट करते हैं, यानी बसंत स्टार्ट करती है मूवमेंट, मद्रास में स्टार्ट करती है। ये अपने कहां पर बनाती है, मद्रास को बनाती है सेंटर, और इसका नाम होता है ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट, क्योंकि बाकी पूरे इंडिया में है और बॉम्बे में भी, बॉम्बे में भी। और बेसिकली ये जो बाल गंगाधर तिलक है ये सेंट्रल प्रोविंस में थी, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस में थी, बॉम्बे को छोड़ के, मतलब महाराष्ट्र वाला साथ आसपास वाला एरिया बॉम्बे छोड़ के वहां पर बाल गंगाधर तिलक थे, बाकी पूरे में एनी बेसेंट जो है सितंबर 1916। ये डेट याद करो कि अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट किया था। दिस इज क्लियर, यहां पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपको क्लियर होगा। अब देखो मैं आपको ना यहाँ पर 2 मिनट रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको न्यूज़पेपर का पढ़ाया ना, न्यूज़पेपर में जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल टाइम में इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में भूल गया आपको पढ़ाना, ठीक है। क्या नाम था उसका, न्यू इंडिया एंड कॉमन व्हील, ठीक है, एंड कॉमन व्हील, ठीक है। ये दो न्यूज़पेपर थे, ये दोनों न्यूज़पेपर हैं एनी बेसेंट के, किसके,
एनी बसंत के, ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब मुझे कैसे पता चला, ये मैं भूल गया क्योंकि मैं तो लेक्चर पढ़ा के बंद कर दिया। कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने इन दो न्यूज़पेपर के बारे में लिखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, अगर किसी ने पढ़ाते वक्त मेरे से कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट गई है और अगर आप कमेंट सेक्शन में कोई बच्चा उसको कमेंट कर देता है तो चार बच्चों को और हेल्प हो जाएगी वो पढ़ने में। ऐसे ही मिलके काम चलता है। आपको भी अगर लगता है कोई इसको छोड़ के इंपॉर्टेंट डेट रह चुकी है तो कमेंट सेक्शन में करो कमेंट, दूसरे बच्चे पढ़ेंगे। और ये एक एक दो बच्चों को मैं कमेंट्स देख रहा हूँ कि सर, मैंने वो शायद किसी वीडियो में बोला था कि शेयर करना, और एक कमेंट किया और किसी ने कि सर शेयर नहीं करेंगे कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देखो, जो चीज आपको जब मिलनी है तब आपको मिलेगी, ये कोई नहीं रोक सकता, बट ये चीज नहीं होती। इसलिए मैं आपको बोलूंगा एक दूसरे की हेल्प करो, कमेंट सेक्शन में लिखा करो। अगर आपको लगता है इसको छोड़ के कोई इंपॉर्टेंट डेट रह चुकी है या कहीं पर मैंने कोई मिस प्रोनाउंस कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो आप उसको करेक्ट रेक्टिफाई कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसको मैंने ऐसे एक्स्ट्रा बता दिया आपको। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये देखा था कि 1916 में होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट की किसने, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में स्टार्ट करी और सितंबर में एनी बेसंत ने स्टार्ट करी। ये डेट आपको 1916 की पता चल गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इसी 1916 में दिसंबर में क्या होता है, जब कांग्रेस का सेशन होता है ना, उसमें बेसिकली एक लखनऊ पैक्ट साइन होता है। क्या, क्योंकि सेशन लखनऊ में था, एक लखनऊ पैक्ट साइन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बड़े पहले पंगा चल रहा था। तो अब इस पंगे को थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया जाता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे होकर काम करने की बात करते हैं। तो ये एक लखनऊ पैक्ट है बेसिकली। और दूसरी चीज यहाँ पर ये थी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो सूरत स्प्लिट में टूट गए थे ना, अब वो इकट्ठे हो गए। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है अब इकट्ठे हो गए। अब यहाँ से वो इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है, 1917 में देखो, 1917 चंपारण सत्याग्रह जाने से पहले एक और चीज याद रखो, 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन आया था। ये याद करना, एग्जाम में पूछता है अगस्त डिक्लेरेशन कब आया था। 19 और भी आया था बट 1917 में भी अगस्त डिक्लेरेशन आया था। इस अगस्त डिक्लेरेशन में 1917 में उस टाइम लॉर्ड थे मोन्टेगू। ठीक है, मोन्टेगू कैम्सफोर्ड जो थे बेसिकली वाइसरॉय थे इंडिया के। उन्होंने बोला था बेसिकली कि मैं क्या करूंगा, मैं कुछ रिफॉर्म्स लाऊंगा, मतलब जो इंडिया के फेवर में होंगे। ठीक है, वही रिफॉर्म्स आगे 1919 में आए थे जिसको बोलते हैं मोन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। कैम्सफोर्ड बेसिकली वो वाइसरॉय थे और मोन्टेगू जो थे वो सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने एक रिफॉर्म लाए थे जिसको बोलते हैं मोन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये कब आए थे, 1990 में। तो इन्होंने जब डिक्लेयर किया था ना कि रिफॉर्म आने वाले हैं, उसको बोलते हैं अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। ये भी याद कर लें। ठीक है, अब चलते हैं ये चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह या खेड़ा सत्याग्रह क्या है, इसको समझने से पहले अब आप समझ जाओ कि पिक्चर में एक नया बंदा आ गया जिसका नाम है महात्मा गांधी। ठीक है, अब के बाद जो पॉलिटिक्स होगी वो सारी पॉलिटिक्स में एक पर्सन का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, दैट इज महात्मा गांधी। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली, आप अब महात्मा गांधी की भी डेट समझो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी इंडिया में आ जाते हैं जनवरी 1915 में। ठीक है, वो साउथ अफ्रीका में होते हैं, वहां पर भी करते हैं ब्रिटिशर्स और जो व्हाइट ब्लैक रेसिज्म चल रहा था उसके अगेंस्ट लड़ते हैं। नेटल इंडिया वहीं पर फाउंड करते हैं उन्होंने, जो न्यूज़ पे बताया था। तो बेसिकली 1915 जनवरी में वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते हैं। ठीक है, इसी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये डेट याद कर लेना। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये इंडिया में आते हैं ना, इनको कांग्रेस वाले बोलते हैं हमें ज्वाइन करो। ये बोलते हैं मैं पहले ज्वाइन नहीं करूंगा, पहले मैं पूरे इंडिया का चक्कर लगाऊंगा और अगर सारे मेरे वाले चीजों में चलेंगे, जैसे नॉन वायलेंस में काम करेंगे, तभी मैं कांग्रेस को ज्वाइन करूंगा, इस पार्टी को ज्वाइन करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो जब ये इंडिया का टूर लगा रहे होते हैं तो 1917 में चंपारण में सत्याग्रह करवाते हैं। ठीक है, चंपारण में बेसिकली कुछ नहीं होता, ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन जो पीजेंट्स है उनको बोलते हैं इंडिगो इंडिगो उगाओ बार बार। तो उसको क्यों इंडिगो में फायदा नहीं हो रहा था तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, दैट इज नोन एज चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह होता है। डेट्स याद करो, तीनों में महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो चंपारण सत्याग्रह है ना, इसको बोलते हैं पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को बोलते हैं पहला हंगर मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे ना वो भूख प्यास छोड़ के वो बैठ गए थे। ठीक है, अनशन पे बैठ गए थे ताकि मतलब जो लेबर है उसको जो पैसे हैं मिल सके, उनको वेजेस अच्छे मिल सके उसके लिए। और बेसिकली उसके बाद तीसरा कौन सा था, खेड़ा सत्याग्रह। इसमें गांधी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल का इंपॉर्टेंट रोल था क्योंकि ड्रॉट आया था खेड़ा गुजरात में। तो वहां पर बोले थे कि बेसिकली हम पैसे क्यों दे, हम अगर लगान क्यों दे, बेसिकली अगर सपोज करो अगर खेती नहीं अच्छी हुई तो ये उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, इतना ही समझ लो यार कि गांधी जी कब आए, ये डेट आपको याद रखनी है, जनवरी 1915 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। अब गांधी, इसको ऐसे याद कर सकते हो डेट को CAK से, केक से। ठीक है, 1917 1918 में ये दोनों होते हैं, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद 1919 में हमने पढ़ लिया मोंटेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं जिसकी अगस्त डिक्लेरेशन में बात कर रहा था। अब ये रिफॉर्म तो आ जाते हैं, मोंटेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, बट इन रिफॉर्म्स के साथ एक चीज आती है जो बहुत खतरनाक थी, दैट इज नोन एज रॉयलाट एक्ट। क्या आता है, रॉयलाट एक्ट। इसका दूसरा नाम था
इसका दूसरा नाम था, इसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला था, बट इसका ओरिजिनल नेम जो था वो था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। मतलब कहने का मतलब, अगर मुझे लगे ना किसी बंदे पे शक है, मैं उसको ब्रिटिशर्स को, अगर इस एक्ट में ये था कि अगर ब्रिटिशर्स को लगे ना कि कोई पर्सन है, कोई फ्रीडम फाइटर है, वो थोड़ा भी रिवॉल्ट कर सकते, तो बिना पूछे बिना ट्रायल के उसको जेल में डाल। ये था रॉयल आर्ट एक्ट। तो सोचो कितना खतरनाक एक्ट हुआ होगा। इसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ब्लैक एक्ट इसको किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था। कब आया था? मार्च 1919 में। ठीक है, अब क्या होता है, ध्यान से सुना। अब यहां से सही फ्रीडम स्ट्रगल आपको समझ आएगी कि फ्रीडम ऐसे नहीं मिली है, फ्रीडम में हमें बहुत कुछ करना पड़ा। बेसिकली ये आ गया मार्च 1919 में, रोलाट एक्ट निकाले, उसके उससे उठाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, 9 अप्रैल की बात है 1919 में, दो पर्सन है। कौन? एक सत्यपाल, एक डॉक्टर सत्यपाल, एक सैफुद्दीन किचलू। क्या? एक स्टोरी सुनो, एक सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को इस रोलाट एक्ट के अंदर अरेस्ट किया जा कर दिया जाता है। बिना उनकी कोई गलती के, कुछ भी नहीं होता, उनको जस्ट अरेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब बेसिकली इनकी अरेस्ट के ध्यान में, क्यों 9 अप्रैल को अरेस्ट होते हैं, तो जो बेसिकली जलियांवाला बाग में अमृतसर के जो ऐसे रेवोल्यूशनरी थोड़े काइंड ऑफ होते हैं, वो सोचते हैं कि हम एक मीटिंग करेंगे, जस्ट उस मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि इनका कैसे हुआ, मतलब कैसे ये अरेस्ट वगैरह हुए, ये वो। इस बात में थोड़ा सा वो था, बैसाखी का दिन था उस दिन, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में सारे जो वहां के लोकल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें सारे कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे, कुछ ऐसे भी सिविलियंस थे, कुछ फ्रीडम फाइटर थे, सारे जस्ट एक बैसाखी का पर्व बनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ठीक है, अब वहां पर क्या होता है, एक खतरनाक बंदा, मतलब क्या बोलूं, रिडिकुलस पर्सन, माइकल और डायर, वो था गवर्नर जनरल था पंजाब का। ध्यान सुनो, माइकल और डायर तब गवर्नर जनरल था पंजाब का, और वो एक पर्सन को भेजता है, डायरेक्ट नोन है जनरल डायर। किसको भेजता है? जनरल डायर को वहां पर भेज देता है, इधर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अब जनरल डायर क्या करता है, अगर आपने जलियांवाला बाग देखा होगा ना, एक्चुअली विजिटेड डायट प्लेस, और वहां पर मतलब जाके देख के लगता है कि वहां पर बहुत मतलब ऐसा हुआ है, क्योंकि एक ही गेट था, एक ही एंट्रेंस था, वहां से ये फोर्सेस घुसाते हैं ब्रिटिशर्स, और जलियांवाला बाग में जितने लोग प्रेजेंट है उन पे अंधाधुंध फायरिंग करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, और वहां पर एक कुआं है, अभी भी है, और लोग कुएं पे कूदना शुरू हो जाते हैं, कुछ भाग रहे होते हैं, दीवारों को लांग रहे होते हैं, और उन पे गोलियां लगती हैं, तो बहुत बहुत नुकसान हो जाता है हमारा। इसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। और ये बहुत बड़ा मैसेकर था, इसीलिए उधम सिंह ने, आपने मूवी भी देखी होगी उधम सिंह, विकी कौशल ने जिसमें रोल किया है, उधम सिंह ने बेसिकली माइकल और डायर को ब्रिटेन में जाके मारा था। ठीक है, माइकल और डायर, क्योंकि गवर्नर जनरल तो वो था ना तब पंजाब का, जनरल डायर तो आया था आगे। ठीक है, और जनरल डायर तो ये तो रिडिकुलस था ही, जिसने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब जब जलियांवाला बाग मैसेकर होता है 13 अप्रैल 1919 में, उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है, वो सब आपको पता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बेसिकली इसी टाइम में एक खिलाफत मूवमेंट चलती है। क्या चलती है? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को देखो, ब्रिटिशर्स ने देखो किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा है। टर्की में खलीफा थे जो मुस्लिम्स के हेड माने जाते हैं, उनको बेसिकली रिमूव कर दिया अपनी पोजीशन से। मतलब इन्होंने सबके साथ गलत किया था, तो इन्होंने खिलाफत, इसलिए इंडिया में एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस बनती है दिल्ली में। कब बनती, कहां पर बनती है? दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है। बेसिकली कब होती है? नवंबर 1919 में। ये डेट याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? दिल्ली में हुई थी, नवंबर 1919 में। बेसिकली उनके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के खलीफा को उनके राइट्स दो, इसके अगेंस्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, उसी साथ साथ मीनवाइल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इंडिया में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। थोड़ा सा रब कर देते हैं, ये सारा आपको ऐसे लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बेसिकली एक तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है इंडिया में, उसके साथ साथ खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि इस टाइम जो है मुस्लिम हिंदू इकट्ठे हो गए थे इस मूवमेंट में। ठीक है, खलीफा वाला इशू भी था प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी थी, तो दोनों ने इकट्ठे होकर खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इकट्ठे ही स्टार्ट हुई थी, इकट्ठे ही चली थी। 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसके बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और सितंबर, डेट याद करो, सितंबर 1920 में क्या होता है, एक स्पेशल सेशन कांग्रेस का बुलाया जाता है। कहां पे बुलाया जाता है? स्पेशल सेशन कलकत्ता में बुलाया जाता है, और वहां पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रोग्राम जो है उसको अप्रूव किया जाता है। ठीक है, और ये याद करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई थी, मतलब हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे किसी चीज में, और गांधी जी वॉज द की पर्सनैलिटी इन दिस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद करना, प्रिंस थे वेल्स के। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स के प्रिंस इंडिया में कब आए थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो उन्होंने इंडिया को विजिट किया था 1921 में, ये डेट याद कर लेना, ये भी साथ में डेट जुड़ती है। प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में कब आए थे? 1921 में। ठीक है, अब क्या होता है,
1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है और 1922 में बेसिकली क्या होता है, 5 फरवरी 1922 में क्या होता है, चोरी चौरा इज अ प्लेस गोरखपुर यूपी में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक पुलिस स्टेशन को, ब्रिटिश पुलिस स्टेशन को लोकल्स जो है प्रोटेस्ट के दौरान जला देते हैं पूरा, ठीक है। वहां पे 22 शायद पुलिस वाले जल गए थे, तो ऐसा कुछ होता है। इस इंसिडेंट को देखते हुए गांधी जी क्या करते हैं, पूरी की पूरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक देते हैं। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 फेब 1922 में, ठीक है। क्या हुआ था, चोरी चोरा वाला इंसिडेंट हुआ था जहां पे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी प्रोटेस्टर ने, और गांधी जी को नॉन वायलेंस पसंद था, उन्होंने इस पूरी मूवमेंट को रोक दिया। जब इन्होंने मूवमेंट रोकी थी ना, कुछ लोग बहुत नाराज हुए थे। अब वहां पर उसके बाद जो है बेसिकली कांग्रेस में, गांधी जी तो चले गए जेल में, उसके बाद कांग्रेस ने बेसिकली क्या होता है कि कुछ कांग्रेस में दो पार्ट बन जाते हैं। एक चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, और एक चाहते थे हम गवर्नमेंट को ज्वाइन करें, मतलब इलेक्शन लड़ें और ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर अंदर रह के ब्रिटिशर्स को तोड़ें। और एक चाहते थे नहीं, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हम वो जुड़ने वाले नहीं, हमें ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ के काम नहीं करना है। तो जो ये चाहते थे ब्रिटिशर्स के अंदर रह के उनको तोड़े, वो बनाते हैं स्वराज पार्टी। क्या बनाते हैं, इसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी बोला गया। वो बनाते हैं बेसिकली क्या, स्वराज पार्टी। इसमें सीआर दास इसके प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। ये कब बनती है, लेट 1922 में, और अर्ली 1923 में क्या बनती है, स्वराज पार्टी बनती है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब 1924 में इंपॉर्टेंट चीज यही है, एक ही सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट बने, बेलगांव सेशन। कौन सा था, बेलगांव वाला सेशन, ये याद कर रहे हैं, ठीक है। 1925 में काकोरी, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी काकोरी में, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी इसको बोलते हैं। डेट याद कर लो 1925 में, इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई थी, बट इतना भी याद कर लो, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत चीजें देख ली हैं। अभी तक हमने क्या देखा इंपॉर्टेंट, में यहां से आपको स्टोरी स्टार्ट करता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 1916 में जब होम रूल मूवमेंट बनी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने बनाई, उसके बाद जो है लखनऊ पैक्ट हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे हो गए। उसके बाद गांधी जी पिक्चर में आते हैं 1900 सॉरी गांधी जी पिक्चर में आते हैं। गांधी जी कब आते हैं, 1915 में, जनवरी में। और उसके बाद वो कमांड उठा लेते हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में सत्याग्रह करवाते हैं। उसके बाद जो है मोंटेगो कैंपस रिफॉर्म आते हैं अगस्त डिक्लेरेशन के बाद 1919 में। जो अलाट एक्ट आता है जिसका अनारकली एंड ब्रिटिश रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट बोलते हैं, वो आता है 1919 में, मार्च में। और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में कांड होता है। उसके बाद इसका भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ। उसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पहले तो खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, और खिलाफत कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1919 में। और 1920 में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सितंबर में, जो बेसिकली कलकत्ता में सितंबर में स्पेशल सेशन बुला के इस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। बट चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से गांधी जी इस मूवमेंट को 5 फेब 1922 में रोक देते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक स्वराज पार्टी बनती है, स्वराज्य पार्टी बनती है 1922-23 में। और 1924 में हमने देखा है बेलगांव में गांधी जी एक ही सेशन जो है कांग्रेस का हेल्ड करते हैं, ठीक है। 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी होती है। देखो ये हुआ इंपॉर्टेंट चीजें, यहां तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद एक डेट पूछता है कि एक साइमन कमीशन बना था। देखो साइमन कमीशन जो है वो बना था 1927 में, बना था, इंडिया में नहीं पहुंचा था। इंडिया में ये 3 फेब 1928 में पहुंचा था। साइमन कमीशन इंडिया में कब पहुंचा था, 1928। बेसिकली जब 1919 का आया था ना मोंटेगो कैंप्स फॉर रिफॉर्म एक्ट, 1919 का एक्ट आया था, उसमें ये बोला गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनाएंगे जो देखेगा कि ये जो एक्ट आया 1919 का, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या इसको आगे कंटिन्यू करें। तो उसके अकॉर्डिंग साइमन कमीशन बनता है। साइमन कमीशन को इंडियंस इसलिए अपोज करते हैं क्योंकि साइमन कमीशन इंडियंस को देखने के लिए, और इसमें एक भी इंडियन नहीं है, सारे ब्रिटिशर्स डाले हुए हैं। तो इसलिए बहुत नारे लगे थे साइमन गो बैक, ये वो। और इसी के प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, और उसी के बदला लेने के लिए बाद में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है पंजाब में होती हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना, पंजाब में बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, जैसे भगत सिंह वगैरह तो बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि लाला लाजपत राय उन सब के लिए आइडियल थे। तो आपको ये याद रखना है कि 1927 में साइमन कमीशन की स्टैब्लिशमेंट होती है, और साइमन कमीशन इंडिया में कब पहुंचता है, 3 फेब 1928 में, ठीक है। और मीनवाइल 1920 ये ऐसे ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि इंडिया को क्या गवर्नमेंट है, इंडियंस खुद कुछ कर नहीं सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट नहीं चला सकते। 1928 में नेहरू एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इंडियंस कैसे खुद जो है अपनी सरकार चला सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ये वो, उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। डेट याद रखिए, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं एक चीज सोच रहा हूं, अगर इनकेस इस लेक्चर की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन ना हुई हो तो अभी तक जो मैंने बोला सारा वेस्ट हो रहा है। ऐसा मेरे साथ एक दो बार हो चुका है, तो आई होप कि ऐसा नहीं हुआ होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, 1928 की बात होगी। अब
दिसंबर 1929, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1929 में एक सेशन होता है कांग्रेस का, कहां पर होता है? लाहौर में, ठीक है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको प्रिसाइड करते हैं। इस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, मतलब पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और यहीं पर ये डेट याद कर लो, मार्क द डेट, मार्क द डेट, दिसंबर 31 दिसंबर 1929 में रावी रिवर के किनारे हमारा जो 3 कलर झंडा है वो फहराते हैं जवाहरलाल नेहरू, और नारा लगता है इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। याद कर लो, दिसंबर 1929, दिसंबर 31 दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में जो है हमारा 3 कलर वाला फ्लैग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कहां पर फहराते हैं? ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। और बोला जाता है कि आज से हर साल हम 26 जनवरी को, क्योंकि उसके बाद 26 जनवरी आई थी ना 1930, 26 जनवरी को क्या बनाएंगे? स्वराज डे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे, स्वराज ये बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कल मैं आपको एक लेक्चर लाऊंगा कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर मैं काम कर रहा था। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बनाते, इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे बनाते हैं। क्यों हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 जनवरी को फोर्स में क्यों लाया? वो बन तो नवंबर में गया था, ठीक है। तो उसको फोर्स इसलिए लाया था क्योंकि हमने इस डे को डेडिकेट करना था, इसलिए हमने किया था ये। तब आपको समझ आएगी कहानी। जस्ट आप इतना याद रखो, दिसंबर 1929 का सेशन लाहौर में होता है, इसमें पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन होती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करते हैं, और दिसंबर 31 1929 में वो अपना तिरंगा झंडा इनकलाब जिंदाबाद के साथ रावी रिवर के किनारे फहराते हैं, और 26 जनवरी को डिक्लेयर करते हैं एज स्वराज डे, ठीक है। तो पहला स्वराज डे कब बनाया जाता है? 26 जनवरी 1930। मार्क द डेट, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं होता, 8 अप्रैल 1929 में बॉम्ब गिराते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो ये आपको पता है इतना, ये जस्ट बॉम्ब के लिए बहुत ऐसे कॉन्स्पिरेसी चलती है, ब्रिटिशर्स ने तो ऐसे बना दिया, बट ये बॉम्ब सिर्फ उन्होंने डराने के लिए किया था, ठीक है। इसमें सिर्फ एक्सप्लोजिव वो वाला था कि साउंड वाला ज्यादा है, इसमें किसी को मारने वाली बात नहीं थी, जस्ट कि ब्रिटिशर्स के कान खुले थोड़ा। तो देखो रेवोल्यूशनरीज ने हमारे कितना कुछ किया हमारे लिए, हमारी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जहां से हम पास हो के यहाँ पर पहुंचे। और आज के पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? सिर्फ अपना अपना घर, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए, फ्रीडम फाइटर्स ने इस आजादी को बड़ी मुश्किल से लिया हमने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, अब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट डेट है 12 मार्च 1930 में। देखो एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब गांधी जी अब डिसओबे करेंगे ब्रिटिशर्स को सॉल्ट लॉ ब्रेक करके। पहले एक सॉल्ट लॉ था कि ब्रिटिशर ही सॉल्ट लेंगे और उस पे बेचेंगे वगैरह काइंड ऑफ। तो ये निकलते हैं 12 मार्च 1930 में, गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से 78 फॉलोअर्स लेके, और 6 अप्रैल को दांडी में पहुंच के क्या करते हैं, वहां से सॉल्ट को उठाते हैं समुद्र से, और सॉल्ट लॉ ब्रेक हो जाता है। इसी को बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट मार्च, ये सब एक ही है। तो कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930, और 6 अप्रैल 1930 में ये खत्म हुआ था, दांडी मार्च जो है एंड हुई थी। ये चीज याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके मीनवाइल इसके बाद क्या होता है? देखो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट आपने याद रखनी है 1930 में। फिर उसके बाद क्या, देखो उसके बाद क्या होता है, इस टाइम में आ जाता है वाइसरॉय, आ जाता है लॉर्ड इरविन, ठीक है। इरविन क्या बोलता है? इरविन बोलता है कि जो बेसिकली हम सारे ब्रिटिशर्स और इंडियंस में, जैसे मुस्लिम लीग है या इंडियन नेशनल कांग्रेस है या डिप्रेस क्लासेस वाले, सारे मिलके कुछ डिसाइड करेंगे। तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 30 नवंबर 1930 में ब्रिटेन में होनी थी। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट याद रखो, 30 नवंबर 1930, ठीक है। और 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। मतलब पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इसमें कांग्रेस जाती ही नहीं है, तो अगर कांग्रेस नहीं जाएगी तो कोई डिसीजन नहीं निकलता है। और सेकंड कॉन्फ्रेंस में, ताकि ये चाहते हैं कि कांग्रेस आए, उसके लिए वो गांधी जी को मनाते हैं। तो इस पैक्ट को बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इसके बाद गांधी जी भी जाते हैं इसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बट ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर होती है पूरा, क्योंकि इसमें सारे अपना अपना बोल रहे होते हैं, कोई फ्रीडम की बात नहीं कर रहा होता है। तो गांधी जी बेसिकली यहाँ से उठ के आ जाते हैं और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है? 7 सितंबर 1931 में। इतना आपने याद रखना है, ठीक है। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 24 सितंबर 1932। और पुणे पैक्ट के बारे में मैं बताता हूँ। इससे पहले मीनवाइल एक चीज इंपॉर्टेंट हुई थी, 23 मार्च 1931। ये डेट हम मिस कर चुके हैं, बट आप लिखोगे 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी जाती है। किसको? भगत सिंह जी को, राजगुरु को, सुखदेव जी को, ठीक है। वो डेट याद कर लेना, 23 मार्च 1931 वो डेट है, ठीक है। शहीदी दिवस भी मनाते हैं हम इस दिन को। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हमने क्या क्या देखा है यहाँ पर। तो 1931 में
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दी जाती है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। इस गांधी इरविन पैक्ट को इसलिए कोसा जाता है कि गांधी जी अगर चाहते तो बोला जाता है कि वो बेसिकली इनको बचा सकते थे, इसको भी डील साइन करवा सकते हैं, बट इसमें इन्होंने बोला था बट डील साइन नहीं हुई कि इन की फांसी रोकी जाए। ठीक है, तो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी दी जाती है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने देख ली कब होती है। उसके बाद पुणे पैक्ट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बोला जाता है कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए जाएंगे। तो जब गांधी जी को ये पता चलता है कि अगर उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए जाएंगे फिर तो टूट गया सब कुछ, ठीक है, तो वो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या यरवाड़ा जेल में बैठ जाते हैं अनशन पे। तो अब डिप्रेस क्लासेस के लीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो उनको मिलते हैं और उनके बीच में कंसेंसस होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिए जाएंगे डिप्रेस क्लासेस को, ज्वाइंट इलेक्टोरेट दिए जाएंगे। ज्वाइंट इलेक्टोरेट कहने का मतलब खड़ा डिप्रेस क्लास का पर्सन होगा बट उसको वोट जो है सभी डालेंगे, जनरल भी डालेंगे और डिप्रेस क्लासेस वाले भी ऐसा था ज्वाइंट इलेक्टोरेट। सेपरेट में होता है खड़ा भी वो हो, मतलब फॉर्मल जैसे मुस्लिम में सेपरेट इलेक्टोरेट था ना, तो खड़ा भी मुस्लिम हो, वोट्स भी मुस्लिम करे। सेपरेट इलेक्टोरेट को कैंसिल करके ज्वाइंट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आया। ठीक है, फिर 1935 में इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बेसिस में एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यही बाद में ब्लूप्रिंट बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये कब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहां पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है 1939 में, ये डेट याद कर लो, 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को कौन बनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस। देखो 1938 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था ना, उसको इन्होंने प्रिसाइड करा था। ठीक है, और जब 1939 वाला सेशन हो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे, बट गांधी जी के साथ उनका थोड़ा हो गया तो उसकी वजह से उन्होंने छोड़ दी प्रेसिडेंसी। तो इसलिए इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। तो इतना याद कर लो, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने, इतना याद कर लो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो 1940 से लेकर 47 तक ये 7 साल है ना, इसमें जो भी होगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है, 4-5 चीजें ही हैं और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी कंसंट्रेशन बना के रखना। ठीक है, मैंने आपको 8 बजे का वीडियो अपलोडिंग का टाइम दिया था और मुझे लगता है 7:40 तो अभी हो गए। ठीक है, तो चलो जितना होता है अभी तो 18 से 22 अगस्त 19 देखो 1940 में अगस्त ऑफर देता है, मतलब लिलिट गो जो है वो ऑफर देता है। ऑफर ये देता है, ये इंडियंस को बोलता है, आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1939 से लेकर 45 के बीच में, तो ये चाहते थे इंडियंस पार्टिसिपेट करें ब्रिटेन की तरफ से। तो लॉर्ड लिलिट को ऑफर देता है कि इंडियंस को पार्टिसिपेट करो वॉर में, हम आपको डोमिनेंस स्टेटस दे देते हैं, मतलब कंप्लीट इंडियंस नहीं, मतलब डोमिनी एज अ बनाएंगे इंडिया को। तो ये नहीं मानते हैं, मतलब अगस्त ऑफर इसको हम मना कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ध्यान से हो, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में भी ऐसी कोई डिमांड नहीं रखता कि हम डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे, बस डेट याद करो क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। अगस्त ऑफर लिलित गो वाला कब था, 1940 में। ये ऐसे कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी 1942 में बनती है, आजाद हिंद फौज भी बनती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है। अब गांधी जी समझ आते हैं कि अब एक ऐसी मूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि एक तो वॉर पे लगे हुए ब्रिटिशर्स, तो कोई मूवमेंट होनी ही चाहिए, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट किया जाए। देखो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को, जो बेसिकली रेजोल्यूशन था उसको रेटिफाई किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, रट लो, 8 अगस्त 1942 में, ये डेट बिल्कुल मत भूलना। 8 अगस्त 1942 में जो क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन है उसको रेटिफाई किया जाता है, बॉम्बे में ही ग्वालियर टैंक में इसको रेटिफाई किया जाता है। और यहाँ पर गांधी जी मंत्र देते हैं, डू और डाई। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत डिबेट होती है कि मतलब अगर गांधी जी अहिंसा के थे पुजारी, तो डू और डाई का उन्होंने नारा क्यों दिया। तो ठीक है, अब हम डिबेट में नहीं जाएंगे, हमने जो टॉपिक कंप्लीट करना है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुई, इसका जो रेजोल्यूशन है वो साइन हुआ, ये डेट इंपॉर्टेंट याद करना, ग्वालियर टैंक बॉम्बे में। ठीक है, इसके बाद ही बेसिकली क्या होता है, एक डेट और याद करो कि 23 मार्च मुस्लिम लीग क्या करती है, 23 मार्च 1943 में पाकिस्तान देश क्या करती है, पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करती है। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पर मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर पार्टीशन की भी बातें हो रही हैं। ठीक है, पार्टीशन मतलब होना चाहिए इंडिया के, ऐसा मुस्लिम लीग की डिमांड है, मतलब एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट अलग होनी चाहिए, तो ऐसी डिमांड भी उठनी शुरू हो गई थी, इसलिए तो पाकिस्तान डे बनाया गया 23 मार्च 1943 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद क्या होता है, एक सीआर फॉर्म। अब ये पार्टीशन को कैसे इंडिया और पाकिस्तान बनेगा या इनके बीच में समझौता करने के लिए बहुत बहुत बातें हुई, इसमें एक सीआर फॉर्मूला आता है। ठीक है, सी राजगोपालाचार्य जो है वो एक फॉर्मूला देते हैं कि कैसे बेसिकली इंडियंस, मतलब इंडियन कहने की बात है कि कैसे जो मुस्लिम लीग है जो डिमांड करेगी अलग स्टेट और बेसिकली बाकी इंडिया के बीच में कैसे कंसेंसस बनेगा, उसके सीआर फॉर्मूला आता है 1944 में, डेट याद कर लेना, सीआर फॉर्मूला 1944 में। ठीक है, उसके बाद एक वेवल प्लान आता है जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, एक वेवल प्लान आता है, वो भी इसी के रिलेटेड है कि कैसे बेसिकली
हम मुस्लिम लीग जो है जो पाकिस्तान की बात करिए और कांग्रेस के बीच में कंसेंसस बने, वो है बेसिकली वेवर प्लान। अब 1946 में ये इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन। आपको एग्जाम में पता क्या आ सकता है, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन मैंने आपको बता दिया कब आया हुआ है, ये देखो 1942 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में, कंफ्यूज मत होना। कैबिनेट मिशन में 3 बंदे थे, ठीक है, एक तो पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर। ये बेसिकली चाहते थे कि एक कमेटी, ये बोलते हैं कि एक जो है असेंबली बननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, जिसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ये नहीं है कि इंडिया के अलग हो या पाकिस्तान के अलग, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ये इनका मानना था, कैबिनेट मिशन ने जो बोला था, ठीक है। कैबिनेट मिशन आता है, तो कैबिनेट मिशन में कब आता है, ये डेट आप याद करो, 1946। उसके बाद जब बात हो जाती है कि पार्टीशन होगी, तो लॉर्ड माउंटबेटन चुने जाते हैं, और माउंटबेटन प्लान जो है वो कब आता है, 3 जून 1947 में, ठीक है। कब आता है, 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आता है, ठीक है। देखो इससे पहले, माउंटबेटन प्लान आने से पहले 20 फरवरी, ये डेट भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी 1947, जो क्लीमेंट एटले थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, वो बोलते हैं कि अब जो है इंडिया को पार्टीशन कर दो, और एक डेडलाइन दे देते हैं कि हम इंडिया से निकल जाएंगे 30 जून 1948 में, ठीक है। कब? 30 जून 1948। अब इसके बाद तो प्रोसेस तेज हो जाता है, उसके बाद माउंटबेटन जो है वो माउंटबेटन प्लान देते हैं कि कैसे इंडिया पार्टीशन होगा, ये वो वगैरह, उसको बोलते हैं बेसिकली माउंटबेटन प्लान। 3 जून 1947 में आता है, ठीक है। और फिर एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, इंडिया को आजादी देने वाला एक्ट, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 5 जुलाई, कब? 5 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया था। इसको जो इनका रॉयल असेंट जो है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट असेंट देते हैं, वहां पर क्वीन असेंट देते हैं, तो इसका रॉयल असेंट जो है इस एक्ट को मिला था 18 जुलाई 1947 में, ये डेट याद कर लो। और लास्ट में ये फोर्स में कब आया था, 15 अगस्त 1947 में, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे को रूप में बनाते हैं, तो हमें जाके आजादी मिली, ठीक है। तो ऐसे हमें आजादी मिली है, और ये सारी इंपॉर्टेंट टाइम्स लाइन थी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। देखो ये कहने में बहुत ऐसे, मतलब कहने की बात है, और इतनी मोटी बुक होती है ये फ्रीडम स्ट्रगल वाली जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको मैंने अपने बेसिस में जितना सिंप्लीफाई करना चाहा मैंने किया आपके लिए, और जितना इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब अगर एग्जाम से पहले टाइम मिलेगा तो बाकी हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको करवा दूंगा, बट आज के लिए आप इतना बचा लो, वही बहुत है। मुझे लगता है मैंने बहुत पढ़ा दिया आपको। देखो इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, उसके बाद जहां पर 2 बार इसको वीडियो को देख लेना, उसके बाद जहां पर आप लिखोगे ना वहां से एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपको एग्जाम सेंटर में बैठ के मेरे वर्ड्स नहीं याद आए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने शिद्दत से पढ़ा है, जितनी शिद्दत से मैंने पढ़ा है, अगर आपने उतनी शिद्दत से पढ़ा है, तो आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। बाकी आपसे मैं यही बोलूंगा कि अब थोड़ा टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और सेकंड थिंग इज दैट, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन से टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके लिए बैठा हूँ यार, मतलब मैं हर सब्जेक्ट में कोशिश करूंगा कि वीडियो ला सकूं। देखो आप मैथ रीजनिंग में इसलिए नहीं स्टार्ट करा, क्योंकि मैथ रीजनिंग में स्टार्ट कर ली ना, मैं वहां पे उलझ गया ना आपको पढ़ाने की, तो ये सब छूट जाएगा बाकी, ठीक है। तो पहले मुझे वो टॉपिक कवर करने दो जो मैंने नहीं करा। और कुछ बच्चे उन टॉपिक्स के लिए बोलते हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। मैंने एक कमेंट देखा था, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, देखो यार कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ाया हुआ, सर्च इंजन नहीं पढ़ाया था, उसमें वीडियो ले। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो वीडियो 6 महीने पुरानी है, हम अभी नहीं देखेंगे, तो आप जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मैंने आज से 1 साल 1.5 साल पहले, जब भी मैंने चैनल स्टार्ट किया था, जैन में स्टार्ट किया था 2023 में, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, उसमें मैंने पहली वीडियो में भी उतनी मेहनत करी होगी, आज भी जो वीडियो बना रहा हूँ इक्वली मेहनत की है। कोई भी अगर पुराना लेक्चर, उसको आप बिल्कुल स्किप मत करना, और मैं नहीं पढ़ाने वाला जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो आप इन लेक्चर्स को पढ़ो और कमेंट सेक्शन में बताओ क्या क्या चीजें तुम्हें जरूरत है, और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वो आप मुझे बता सकते हो। और इसके बाद आप कौन सा टॉपिक लाना चाहते हो। वैसे तो मैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बना रहा था, क्योंकि मैंने बाकी तो आपको पढ़ाया हुआ फंडामेंटल राइट्स, वो टॉपिक अभी आपका रहता है, तो उसमें मैं लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ वगैरह मैं वहीं पर शेयर करता हूँ, टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप में आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देता रहता हूँ, ठीक है। उसके साथ अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं, और जैसे करते हैं ना कंपेनिंग, तो शेयर भी कर सकते हैं बच्चों के साथ जो भी कंपिटिटिव की प्रिपरेशन करें, क्योंकि आने वाले टाइम में भी बहुत सारे जेकेएसएसबी या जम्मू कश्मीर के या सेंटर के एग्जाम्स आने, तो दीज वीडियोस विल बी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।